मिलिए गन्नू से। एक जवान लड़का जो रिंग के अंदर एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। उसका चेहरा एकदम पोकर फेस है, ठंडा और कैलकुलेटेड, और उसके पंचेस में इंसेन पावर भरी हुई है। लेकिन जैसे ही वो उन रिंग्स के बाहर कदम रखता है, वो सबसे स्वीट और वेल बिहेव बच्चा है जिससे आप शायद ही कभी मिलोगे। वो एक जेंटल जायंट है जो अपने ताकत से किसी को बुली करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। ये स्टोरी कोविड-19 पेंडेमिक के पीक के दौरान की है। जब गन्नू अपने बस का वेट कर रहा था, वो एक मिडिल एज आदमी को देखता है कि वो जमीन पर थूक रहा है, जबकि बाकी सब जिम्मेदारी से अपने मास्क पहने हुए हैं। गन्नू बस अपने काम से काम रखता है और कोई हंगामा नहीं करता। लेकिन फिर वही बदतमीज आदमी बस में चढ़ता है और ड्राइवर उसे कहता है कि उसे मास्क पहनना होगा, नहीं तो बस पर फाइन लग जाएगा। बात मानने की जगह वो आदमी चिल्लाने लगता है और बस ड्राइवर से हाथापाई पर उतर आता है। ये देखकर गन्नू बीच में आता है। वो शांति से उस आदमी को अपनी गोदी में लेकर बस से बाहर चला जाता है और उस आदमी को उतारने के बाद गन्नू पोलाइटली उस आदमी से माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसे हाथ लगाने से पहले परमिशन नहीं ली थी। लेकिन वो आदमी गन्नू पर चिल्लाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन गन्नू पलटकर हमला नहीं करता। वो बस उनके अटैक को डॉज करता है और उस आदमी से माफी मांगते रहता है। आखिरकार उस आदमी को रियलाइज हो जाता है कि वो गन्नू के रिफ्लेक्सेस का मुकाबला नहीं कर सकता और वहां से भाग निकलता है। जब गन्नू वापस बस में चढ़ता है तो पैसेंजर्स उसके लिए तालियां बजाते हैं, उसे कहते हैं वाह तुमने तो कमाल कर दिया। हालांकि गन्नू की लाइफ इतनी आसान नहीं है। वो अपनी मॉम के साथ रहता है, जिनका कैफे बिजनेस पैंडेमिक की वजह से काफी स्ट्रगल कर रहा है। वो कर्जे में डूबी हुई हैं, जिसमें पिछला रेंट भी शामिल है, क्योंकि उनका लैंडलॉर्ड मुश्किल वक्त के बावजूद रेंट कम करने से मना कर देता है। गन्नू एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में एक सुपर रुकी की तरह एंटर करता है। अपने पहले मैच में वो अपने अपोनेंट्स के पेट पर मारकर सिर्फ एक पंच से ढेर कर देता है। अगले राउंड में वो बड़ी होशियारी से हर अटैक को डॉज करता है, इससे पहले कि वो एक हैवी ब्लो लैंड करे जो उसके अपोनेंट को तुरंत ढेर कर देता है। लेकिन यहाँ एक बात है, जैसे ही वो जीतता है, गन्नू तुरंत अपने अपोनेंट के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। फाइनली गन्नू फाइनल्स में पहुंच जाता है। उसके अपोनेंट का नाम वोजिन है। उसका कोच उसे वार्न करता है कि वो गन्नू के सिग्नेचर लेफ्ट हुक से बचकर रहे, लेकिन वोजिन खुद को बहुत सयाना समझता है, क्योंकि वो आखिरकार एक अनडिफिटेड मरीन जो है। मैच शुरू होता है और ये काफी इंटेंस फाइट साबित होता है। वोजिन अटैक शुरू करता है, लेकिन गन्नू उसके हमले को डॉज करता है और एक डिवास्टेटिंग लेफ्ट हुक उसकी पसलियों पर मारता है, जिससे वोजिन जमीन पर गिर जाता है। वोजिन किसी तरह खड़ा होता है, खुद को हाइप अप करने के लिए चिल्लाता है। वो अगले हुक को ब्लॉक करने में कामयाब होता है और यहाँ तक कि यह इमेजिन करता है कि वो गन्नू को एक नॉकआउट ब्लो मार रहा है। लेकिन रियलिटी में गन्नू बहुत ज्यादा फास्ट है। वो अपने ट्रेडमार्क लेफ्ट हुक को वोजिन से कनेक्ट करता है और वोजिन को बेहोश कर देता है। फिर चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम कर लेता है। इस हार के बाद वोजिन को अपने कोच से बुरा ट्रीटमेंट मिलता है। दुखी होकर वो अपने गम भुलाने के लिए खाने का कुछ पैसा मांगता है, लेकिन कोच बस उसे कुछ पैसे फेंक कर देता है और उसे अकेले जाकर खाने को कहता है। जैसे ही वोजिन बाहर निकलता है, वहाँ गन्नू वोजिन का बाहर वेट कर रहा होता है और जब गन्नू वोजिन को आते हुए देखता है तो वो उसे खाने पर इनवाइट करता है। वोजिन सच में भूखा है, लेकिन वो कूल बनने की कोशिश करता है और पहले मना कर देता है, क्योंकि उसे किसी का एहसान नहीं चाहिए। हालांकि गन्नू उसे इतने प्यार से इनवाइट कर रहा था, तो वो आखिरकार मान जाता है। वोजिन फिर बदले में हाई एंड बीफ की डिमांड करने की कोशिश करता है, ये जानते हुए कि गन्नू ने अभी 10 मिलियन वॉन का प्राइज जीता है। लेकिन गन्नू वोजिन को बोलता है कि मैं ज्यादा पैसे स्पेंड नहीं कर सकता, ये समझाते हुए कि उसे एक एक पैसे चाहिए अपनी मॉम का कर्जा उतारने के लिए। आखिर में वोजिन अपने खुद के पैसे मिलाने का फैसला करता है ताकि वो दोनों साथ में ग्रिल्ड बीफ एंजॉय कर सके। फिर वोजिन पूछता है कि क्या तुम सिर्फ अपने बाएं हाथ से लड़ते हो क्या। गन्नू बताता है कि उसका दायां हाथ सच में और भी ज्यादा स्ट्रांग है, बस उसे उसके बराबरी का फाइटर मिला नहीं है अभी। जब वो ग्रिलिंग कर रहे होते हैं, वोजिन मिड को पलटने की कोशिश करता है, लेकिन गन्नू उसे रोक देता है। उसे बताता है कि एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करने की वजह से गन्नू को इसके साइंस का पता है। वो वोजिन को कहता है कि उन्हें परफेक्ट होने के लिए ठीक 30 सेकंड और वेट करना होगा, और वो लोग खाते खाते अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वोजिन को रियलाइज होता है कि गन्नू उससे 2 साल छोटा है और वो बड़े भाई की तरह एक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर बात उनकी मिलिट्री सर्विस पर चली जाती है, जिसमें पता चलता है कि वो दोनों मरीज थे, जिसमें वोजिन को रियलाइज होता है कि गन्नू मरीज कॉप्स में उसका सीनियर था। उसका एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। वो फुल रिस्पेक्ट मोड में आ जाता है और गन्नू को सीनियर मरीन की तरह ट्रीट करता है। वो बाकी रात हंसते हुए और अपने मिलिट्री की स्टोरी शेयर करते हुए बिताते हैं, और ऐसे ही 2 पुराने राइवल्स के बीच एक गहरी दोस्ती हो जाती है। गन्नू अपनी मॉम के छोटे कैफे में वापस जाता है। अंदर वो उन्हें फोन पर एक दोस्त से कर्जा चुकाने की देरी के लिए गिड़गिड़ाते हुए पकड़ लेता है।
जैसे ही वो अपने बेटे को अंदर आते देखती हैं, वो अपनी मुश्किल छुपाने के लिए तुरंत फ़ोन रख देती हैं। वो गनवू को एक बड़ी प्राउड हक देती हैं, उसे आखिरकार चैंपियन बनने पर बधाई देते हुए। गनवू बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करता, वो प्राइज मनी निकालता है और वो सब उन्हें दे देता है, उन्हें पिछला ऋण चुकाने के लिए कहते हुए। उसकी मॉम पहले मना करने की कोशिश करती है, लेकिन गनवू उनकी आंखों में देख और उन्हें बताता है कि वो पहले से सब जानता है जो वो झेल रही हैं। वो आखिरकार पैसे ले लेती हैं, एक दिन इंटरेस्ट के साथ वापस करने का वादा करते हुए। वो दोनों दुकान बंद करते हैं और खुशी खुशी घर चले जाते हैं। गनवू सच में एक अच्छा बेटा होने की मिसाल है। उसकी लाइफ परफेक्ट होती अगर उस पर गरीब होने का कांस्टेंट प्रेशर नहीं होता, लेकिन बेशक एक विलन को आना ही था इस शांत लाइफ को बर्बाद करने के लिए। फिर एंट्री होती है म्योंग गिल की, जो एक बड़े लोन शार्क सिंडिकेट का CEO और हाई लेवल स्कैम मास्टर है। वो एक पूरा दरिंदा है जो हर उस शख्स का फायदा उठाना चाहता है जो पैंडेमिक की वजह से मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। लेकिन म्योंग गिल अपने स्टूडेंट टाइकून्स की टीम को पूरे शहर में भेजता है ताकि वो स्ट्रगल कर रहे स्मॉल बिजनेस ओनर्स को टारगेट करे। वो स्माइल कैपिटल नाम की एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आते हैं, ये क्लेम करते हुए कि वो लोगों को कोविड क्राइसिस से बचाने के लिए एक गवर्नमेंट बैक इनिशिएटिव है। वो इन शॉप ओनर्स को 5% इंटरेस्ट रेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट लोन ऑफर करके फंसाते हैं, जो एक चमत्कार जैसा लगता है क्योंकि उनके इंटरेस्ट बड़े बैंक से काफ़ी कम होते हैं। गनवू की मॉम को म्योंग गिल का सबसे लॉयल हैंड्समैन जू मिन टारगेट कर रहा है। यह बंदा एक प्रोफेशनल मैनिपुलेटर है और उसकी मीठी बातों और वादों को सुनने के बाद मॉम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए राजी हो जाती हैं। उन्हें जरा भी नहीं पता कि यह डॉक्यूमेंट सोफिस्टिकेटेड हिडन ट्रैप क्लॉसेस से भरा है जो उन्हें बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं। इसी बीच सियोल में एक बहुत बड़ा स्काई स्क्रैपर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, पैंडेमिक की वजह से उसके कंस्ट्रक्शन बार बार रोके गए हैं, जिसने ओरिजिनल कंपनी को बैंकरप्सी में ढकेल दिया। पब्लिक परेशान है क्योंकि ये अबंडेंट साइट एक सेफ्टी हजार्ड बनती जा रही है। आखिरकार एक पावरफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी इस प्रोजेक्ट को खरीद लेती है। इस टाइकून फैमिली का सबसे बड़ा बेटा अभी एक इन्वेस्टर के साथ नेगोशिएशन कर रहा है एक बड़े लोन के लिए, ताकि वो बिल्डिंग को एक वर्ल्ड क्लास लग्जरी होटल में बदल सके। सिटी मेयर द्वारा भेजा गया एक कांग्रेसमैन जो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आया है, इस डील की देखरेख कर रहा है। तभी लोन शार्क बॉस म्योंग गिल अंदर आता है। वो क्लेम करता है कि उसे कांग्रेसमैन ने पर्सनली इनवाइट किया था। इस प्रोजेक्ट में बचे हुए 100 बिलियन वॉन इन्वेस्ट करने का ऑफर देता है, लेकिन वो बदले में एक बहुत बड़ा फेवर चाहता है। वो रूफ टॉप पर एक कसिनो और बेसमेंट में एक हाई एंड बार बनाना चाहता है। बाद में म्योंग गिल कांग्रेसमैन के लिए एक शानदार पार्टी रखता है उसे खुश रखने के लिए। सेलिब्रेशन के बीच में कांग्रेसमैन को एक कॉल आता है जो कंफर्म करता है कि मैंने ऑफिशियली म्योंग गिल का कसिनो लाइसेंस अप्रूव कर दिया है। अपने ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए म्योंग गिल कांग्रेसमैन को कई गोल्ड सॉलिड टर्टल्स देता है जिनकी टोटल वजन 3.7 किलोग्राम है। ये पब्लिक ऑफिशियल जो दिखावे के लिए एक मॉडेस्ट सैलरी पर रहते हैं, वो सच में क्राइम बॉस के आगे झुक जाते हैं, लेकिन उन्हें ये रियलाइज़ नहीं होता कि ये पूरा रिश्वत लेने का लेन देन एक हिडन कैमरा पर रिकॉर्ड हो रहा है। वापस गनवू पर आते हैं। वो प्रैक्टिस के लिए अपने जिम पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि जिम एक हफ्ते के लिए बंद है क्योंकि किसी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। बोर होकर वो अपने नए बड़ी वोजेन को हैंग आउट करने के लिए बुलाता है। वोजेन के घर जाते वक्त गनवू देखता है कि एक जवान लड़का एक बुजुर्ग आदमी का पीछा कर रहा है और उसे पीट रहा है। जब तक गनवू वहाँ पहुँचता है, वो बुजुर्ग आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। गनवू तुरंत उस अनजान अटैकर का पीछा करता है ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन चीजें अचानक सीरियस हो जाती हैं जब अजनबी एक टेजर निकालता है और गनवू को शॉक देता है और गनवू जमीन पर गिर जाता है और पैरालाइज हो जाता है। लेकिन गनवू को ये पता चलता है कि वो अटैकर दरअसल एक लड़की है। वो गनवू से पूछती है कि वो भला उसका पीछा क्यों कर रहा था और समझाती है कि वो आदमी जिसका वो पीछा कर रही थी वो एक बदनाम स्कैमर था। वो गनवू को कहती है कि दूसरों के बिजनेस में दखल देना बंद करे और रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। ये लड़की ह्योनजू है, प्रेसिडेंट चॉय की अडॉप्टेड ग्रैंड डॉटर। अब प्रेसिडेंट चॉय एक ऐसे आदमी है जिनके पास इतना पैसा है कि उन्हें समझ नहीं आता कि इसका क्या करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नेक दिल हैं। वो अपनी लाइफ उन लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने में बिताते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं दे सकते। उन्हें दूसरों की मदद करने में असली खुशी मिलती है। ह्योनजू का काम उन नीच हरकत करने वालों को ढूंढना है और पकड़ना है जो बीमार होने का नाटक करके उसके ग्रैंडफादर के पैसे थकते हैं। जब ह्योनजू अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि वो कब तक ऐसे मुफ्त में पैसे बांटते रहेंगे, तो उसे कहते हैं कि किसी पेशेंट को ठीक होते देखना ही उनके लिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट है जो उन्हें मिल सकता है। हालांकि ये जानते हुए क्योंकि उनकी ग्रैंड डॉटर लापरवाह है और अकेले गुंडों से लड़ती रहती है, वो सिक्योरिटी फर्म के डायरेक्टर को कॉल करते हैं ताकि उसकी हिफाजत के लिए प्रोफेशनल बॉडीगार्ड ढूंढ सके। इसी बीच वापस कैफ़े में गनवू की मॉम रात को कैफ़े बंद करने ही वाली होती हैं जब स्माइल कैपिटल के जू मिन अपने क्रू के साथ वहाँ पहुँचते हैं और एक बड़ा धमाका करता है। वो क्लेम करता है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के तुरंत बाद ही
लोन का 10% एक्सटेंशन फी भरना होगा। देखते ही देखते उनका कर्जा एक स्टैगरिंग 40 मिलियन वॉन तक पहुंच गया है। गनवू की मॉम हैरान रह जाती हैं। वो पुलिस को बुलाने की धमकी देती हैं, लेकिन जो मिन को कोई परवाह नहीं होती। वो इशारा करता है और उसके गुंडों का ग्रुप पूरी दुकान तोड़ना शुरू कर देता है। डर के उस पल में मॉम घबराते हुए अपने बेटे को कॉल करती हैं। जैसे ही वो खबर गनवू सुनता है, गनवू अपनी मॉम को बचाने के लिए भागता है। जब वो पहुंचता है, उसे गुंडों की एक ग्रुप रोक लेती है, लेकिन जब वो जोमिन को सच में अपनी मां पर हाथ उठाते देखता है तो गनवू का दिमाग घूम जाता है। वो फुल कॉम्बैट मोड में आ जाता है। गुंडों को एक एक करके प्रिसीजन के साथ ढेर करता है जब तक वो उन तक नहीं पहुंच जाता। अपनी पूरी स्क्वाड का सफाया होते देख जोमिन दरअसल डर से कांप रहा होता है। गनवू अपनी मॉम का हाल चाल पूछता है और फिर लीडर को गले से पकड़ता है, लेकिन तभी बिग बॉस म्योंगिल अंदर आता है। वो बिल्कुल शांत है, ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे वो यहाँ विक्टिम हो, ये कहते हुए कि गनवू की मां ने उसकी कंपनी से पैसे उधार लिए थे और अब चुकाने का वक्त आ गया है। गनवू एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटता। वो पलट का जवाब देता, ये डिमांड करते हुए कि पहले वो उन सारे डैमेजेस के पैसे दे जो उन्होंने कैफे में किए हैं। गनवू की यह कर देखकर सीईओ अपने मैसिव पावर हाउस हैंचमैन को गनवू को हैंडल करने का ऑर्डर देता है। इस बंदे का नाम व्योंगो है। वो एक ग्रिजली बियर की तरह है और उसमें एक आयरन मैन जैसी एंड्योरेंस है। गनवू चाहे कितने भी पंचेस मार ले, वो आदमी हिलता तक नहीं है और बदले में एक ब्रूटल हेडबट देता है जो गनवू को जमीन पर गिरा देता है। लेकिन गनवू एक वॉरियर है। वो लड़खड़ाते हुए वापस खड़ा होता है और उस जायंट के नाक से खुद निकाल देता है। ये उस जानवर को एकदम गुस्सा दिला देता और व्योंगो गनवू को पकड़कर तब तक तबाह करने वाला ब्लोस बरसाता है जब तक गनवू ढेर नहीं हो जाता। म्योंगिल दरअसल गनवू की हिम्मत से इम्प्रेस है और पूछता है कि क्या वो उसके लिए काम करना चाहता है। गनवू का जवाब वो सीधा सीईओ के चेहरे पर थूक देता है। गुस्से में आकर म्योंगिल एक चाकू निकालता है और गनवू के गाल पर एक गहरा निशान बना देता है। गनवू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि वो स्कार को कम करने के लिए एक प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं, गनवू को ट्रीटमेंट से मना करना पड़ता है। बाद में गनवू अपने दोस्त वोजिन को बताता है कि जख्म पर 30 स्टिचेस आए हैं। वोजिन उसे कहता है कि उन्हें कॉप्स के पास जाना चाहिए, लेकिन गनवू म्योंगिल की धमकी से डरा हुआ है। अगर उसने पुलिस से बात की तो उसकी मां की जान को खतरा है, इसलिए वो चुप रहता है। वोजिन फिर लोन कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और फाइन प्रिंट में छुपे हुआ एक छोटा सा ट्रैप क्लॉज ढूंढ लेता है। इस प्रेडेटरी स्कैम की वजह से कर्जा और इंटरेस्ट पहले ही 100 मिलियन वॉन तक पहुंच गया है और उन्हें इससे तुरंत चुकाने का रास्ता ढूंढना होगा। अगर वो नहीं करते तो कर्जा बस आउट ऑफ कंट्रोल होता जाएगा। गनवू मानता है कि उसकी फैमिली के पास अब एक फुटी कौड़ी भी नहीं बची है। अपने दोस्त को इतना स्ट्रेस देखकर वोजिन उसे खाने पर ले जाता है ताकि उसका दिमाग थोड़ा शांत हो सके। गनवू फिर अपनी मॉम को कॉल करता है, उन्हें बताता है कि उन्हें प्रोफेशनल स्कैमर्स ने टारगेट किया था और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। उनके सबसे अंधेरे वक्त में उन्हें तसल्ली देने की पूरी कोशिश करता है। जब गनवू बाहर निकलता है, वो वोजिन को फोन पर सुन लेता है, जो हर जान पहचान वाले से डेस्परेटली पैसे उधार मांगने की कोशिश कर रहा है, बस उसकी मदद करने के लिए। गनवू अपने दोस्त की इस लॉयल्टी से इतना इमोशनल हो जाता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वोजिन गनवू को एक लोन शार्क से मिलवाने ले जाता है, जो उसका पुराना बॉस था। गनवू समझाता है कि स्माइल कैपिटल ने उन्हें स्कैम किया है और उन्हें कर्जा खत्म करने के लिए 100 मिलियन वॉन की सख्त जरूरत है। पुराना बॉस 1 साल के लिए 1% रेट पर लोन देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, उन दोनों को उसके लिए काम करना होगा डेब्ट कलेक्टर्स की तरह। और ये सुनने में काफी ब्रूटल है। वो उन्हें बताता है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से डेब्ट कलेक्शन का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह सुनते ही गनवू तुरंत खड़ा होता है और वोजिन को एग्जिट की तरफ खींचता है। वो अपने दोस्त को सख्ती से कहता है कि ये काम बस कमजोरों को बुली करने का है, ये गुंडों का काम है, एक सोल्जर का बर्ताव नहीं। जब वो जा रहे होते हैं तो पुराना बॉस उनका मजाक उड़ाता है और वार्न करता है कि अगर वो स्माइल कैपिटल को पैसे वापस नहीं करते तो वो लोग सिर्फ उनके पैसे नहीं लेंगे, वो उनके इंटरनल ऑर्गन्स निकाल कर ब्लैक मार्केट में बेच देंगे। वोजिन अपने दोस्त के साथ खड़ा रहता है और जो थोड़े पैसे उसके पास थे वो वापस कर देता है और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं, जबकि वोजिन अपने पुराने बॉस को एक आखिरी गुस्से वाली नजर से देखता है। कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हुए वोजिन मदद के लिए एक सिक्योरिटी फर्म के डायरेक्टर को कॉल करता है। ये डायरेक्टर भी एक पुराना मरीन है और वोजिन का सीनियर है। वो बताता है कि प्रेसिडेंट चॉय नाम का एक बेहद अमीर आदमी अभी बॉडीगार्ड की तलाश में है। डायरेक्टर ने कई कैंडिडेट्स भेजे थे, लेकिन उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया, इसलिए वो गनवू और वोजिन को रिकमेंड करना चाहता है। जब वोजिन बताता है कि उन्हें लोन की जरूरत है तो डायरेक्टर उन्हें प्रेसिडेंट चॉय से मिलने के लिए इनकरेज करता है, ये समझाते हुए कि उनके पास इतना पैसा है कि वो समझ नहीं पाते क्या करें और वो बहुत नेक दिल हैं। पता चलता है कि प्रेसिडेंट चॉय ने पहले से ही अपना होमवर्क कर रखा है। उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से
गन्वू के बैकग्राउंड की जांच करवा ली थी। वो नोट करते हैं कि गन्वू एक बहुत ही भरोसेमंद और मेहनती जवान लड़का लग रहा है। उनका ड्राइवर फिर उन्हें वोजिन की फाइल पकड़ाता है, सुझाव देता है कि उन्हें शायद दोनों को ही हायर कर लेना चाहिए। गन्वू और वोजिन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए एक सुशी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, लेकिन ओनर सिर्फ गन्वू को ही इंटरव्यू के लिए अंदर जाने देता है। प्रेसिडेंट चॉय गन्वू से उसके चेहरे पर निशान के बारे में पूछते हैं। गन्वू पूरी तरह से ईमानदार है। वो बताता है कि उसे ये निशान तब मिला जब वो लोन शार्क को अपनी मां पर हमला करने से रोक रहा था। प्रेसिडेंट चॉय फिर अपने पास्ट के बारे में खुलकर बात करते हैं। वो मानते हैं कि वो खुद पहले एक लोन शार्क थे, लेकिन बहुत पहले ही रिटायर हो गए हैं। अब वो गरीब लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ इंटरेस्ट फ्री लोन्स देते हैं। प्रेसिडेंट चॉय अपना ऑफर सामने रखते हैं। उन्हें अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए, जो उनकी सगी नहीं है, एक बॉडीगार्ड के तौर पर एक अच्छे आदमी की जरूरत है। गन्वू को यह सुनकर काफी राहत मिलती है कि उसे कोई गंदा काम या फिर कर्जा वसूलने का काम नहीं करना होगा। प्रेसिडेंट चॉय उसे बताते हैं कि उन्होंने यह फैसला बहुत ही थोरो बैकग्राउंड चेक के बाद लिया है। वो फिर गरीब लोगों की मदद करने के लिए अपनी दौलत यूज करने की अपनी मोटिवेशन शेयर करते हैं। उस पल में गन्वू महसूस कर सकता है कि प्रेसिडेंट चॉय सच में एक महान इंसान है। जब वो बाहर वापस आता है तो गन्वू वोजिन को बताता है कि उसे लगता है कि उसने काफी अच्छा इंप्रेशन जमाया है। उसी शाम बाद में दोनों दोस्त गन्वू के घर उसकी माँ के साथ खाना खाने जाते हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। यह प्रेसिडेंट चॉय का ड्राइवर है। वो गन्वू को एक भारी बैग पकड़ाता है जिसमें 100 मिलियन वॉन कैश है। वो समझाता है कि ये 2 साल की सैलरी का एडवांस है और उसे अगले दिन सुबह 10 बजे काम पर रिपोर्ट करने को कहता है। जैसे ही ड्राइवर जाता है, गन्वू एक कुर्सी पर गिर पड़ता है, पैसे का बैग पकड़े हुए, और बुरी तरह रोने लगता है। एक गार्जियन एंजल ने कदम रखा था और उनके घर के अंदर उनकी फैमिली की जान बचा ली थी। गन्वू वो कैश का बैग अपनी माँ को देता है और वो सब बताता है जो उसके साथ हुआ था। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो उसे माफी मांगती हैं, ये गिल्टी महसूस करते हुए कि उनके कर्जे ने उसके प्रोफेशनल बॉक्सर के तौर पर उसके प्रॉमिसिंग फ्यूचर को बर्बाद कर दिया। गन्वू एक डिवोटेड बेटा होने के नाते पॉजिटिव रहता है और उन्हें तसल्ली देता है। उसके बाद वो अपने सबसे अच्छे दोस्त हांग वू जिन की तरफ मुड़ता है अपना सबसे गहरा शुक्रिया अदा करने के लिए। वो जिन हालांकि कहीं जाने का इरादा नहीं रखता। वो गन को कहता है कि वो वापस जाकर प्रेसिडेंट चॉय से पर्सनली काम मांगना चाहता है ताकि वो एक टीम की तरह काम कर सके। दोनों दोस्त प्रेसिडेंट चॉय से मिलने वापस जाते हैं। वो जिन पूरे बिस मोड में जाता है अपने वर्क प्रूफ करने के लिए, अपनी स्किल्स और करिश्मा दिखाते हुए। क्योंकि प्रेसिडेंट चॉय पहले से ही वो जिन के मरीन के तौर पर बैकग्राउंड के बारे में जानते थे, वो उसे एक मौका देने के लिए राजी हो जाते हैं। हालांकि यहाँ एक शर्त है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो सिर्फ पैसे देने वाले आदमी हैं। काम ऑफिशियली पाने के लिए उन दोनों को उनकी ग्रैंड डॉटर ह्यूनजू के साथ एक इंटरव्यू पास करना होगा। गन्वू घबराने लगता है। वो पूछता है कि क्या होगा अगर वो इंटरव्यू में फेल हो जाए। प्रेसिडेंट चॉय बड़े आराम से जवाब देते हैं, तो फिर तुम्हें पैसे वापस करने होंगे। गन्वू का दिल बैठ जाता है क्योंकि वो मानता है कि उसने पहले ही एक एक पैसा अपनी माँ का कर्जा उतारने के लिए यूज कर लिया है। प्रेसिडेंट चॉय बस मुस्कुराते हैं, उन्हें शांत रहने और थोड़ा भरोसा रखने को कहते हैं। वो फिर गन्वू को एक क्रेडिट कार्ड पकड़ाते हैं और कहते हैं जाकर एक अच्छा लंच करो। बस उनकी यही आखिरी ख्वाहिश है कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे का ऐसे ही साथ दे। बाद में लड़के अपनी नई बॉस ह्यूनजू से मिलने का वेट कर रहे होते हैं। एक लाइब्रेरी के अंदर वो जिन अचानक एक शेल्फ से एक बुक निकालता है और शौक हो जाता है। बुक में 100 मिलियन छुपाए हुए हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि रूम में लगभग हर बुक कैश से भरी हुई है। ईमानदार लड़के होने के नाते वो तुरंत सब कुछ बिल्कुल वैसे ही वापस रख देते हैं जैसे उन्होंने पाया था। वेट करते वक्त गन्वू वो जिन को बुरी खबर बताता है कि वो पहले ही इस ह्यूनजू लड़की से मिल चुका है। ये वही है जिसने उसका पीछा किया था। फाइनली ह्यूनजू वहीं पहुंचती है। वो शुरू से ही अपने ग्रैंडफादर के उसके लिए बॉडीगार्ड हायर करने के सख्त खिलाफ रही है। जैसे ही वो उन दोनों को देखती है वो उन्हें साफ मना कर देती है, मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, बाहर निकलो यहाँ से। वो यहाँ तक कि वो जिनको एक ठरकी कह देती है जिससे उसका ईगो इतनी बुरी तरीके से हर्ट होता है कि वो रूम से बाहर निकल जाता है। गन्वू हालांकि जानता है कि उसकी फैमिली की जान खतरे में है। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ता है और सच में ह्यूनजू से काम के लिए भीख मांगता है। वो पूरा नाइटमेयर समझाता है कि कैसे उसकी माँ को स्माइल कैपिटल ने 100 मिलियन वॉन के लिए स्कैम किया और कैसे प्रेसिडेंट चॉय ने उसे उन्हें बचाने के लिए 2 साल की सैलरी एडवांस दी है। अगर वो ये काम खो देता है तो उसे पैसे वापस करने होंगे और वो पैसे वापस करने का गन्वू के पास कोई और रास्ता भी नहीं है। ये पता चलता ही ह्यूनजू का दिल नरम हो जाता है। वो दरअसल खुद सीक्रेटली स्माइल कैपिटल के इलीगल एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो गन्वू को खड़ा होने को कहती है और दोनों लड़कों को रेस्टोरेंट्स में खाना खाने ले जाती है। वो उन्हें अपने टारगेट के बारे में ब्रीफिंग देती है। एक गिरा हुआ आदमी जिसका नाम जामयांग है। इस बंदे ने प्रेसिडेंट चॉय से झूठ बोला था कि उसकी माँ को लाइफ सेविंग सर्जरी की जरूरत है ताकि वो उनसे 10 मिलियन वॉन ठग सके
और फिर गायब हो गया। युनजू की इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि जाम्यांग और उसकी क्रू होमलेस लोगों का नाटक कर रहे हैं ताकि असली होमलेस लोगों से उनकी आईडी चुरा सके। वो फिर इन चोरी की हुई आईडी कार्ड को दूसरे शहरी लैंडर्स से बड़े लोन्स लेने के लिए यूज करते हैं। कहानी तब और गहरी हो जाती है जब युनजू रिवील करती है कि ये आइडेंटिटी थे जिंग दरअसल जो मैन के ऑर्डर पर काम कर रही है, वही इस्माइल केब्रिल के हैंड्समैन जिसने गनवू की मां पर हमला किया था। गनवू का खून खौल उठता है जब वो उसका नाम पहचान लेता है। युनजू दोनों बॉडीगार्ड्स को उनका पहला मिशन देती है, क्रू पर नजर रखो और पता लगाओ कि एक रात में ठीक कितने आईडीज चुराते हैं। वो उन्हें एक सख्त वार्निंग के साथ छोड़ती है, जो कुछ भी हो जाए उन्हें अपने चेहरे छुपाए रखने होंगे। अगर वो पकड़े गए तो पूरा ऑपरेशन बर्बाद हो जाएगा। सीन अब स्कैमर जाम्यांग और उसकी गैंग की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपने आप को गरीब दिखाने के लिए डिस्कस करने में बिजी होते हैं ताकि वो होमलेस लोगों को लूट सके। जैसे ही वो अपनी कार में सवार होते हैं, युनजू दूर से उनका पीछा करती है, गनवू और वोजन के साथ, जो उनके ठीक पीछे आ रहे हैं। जाम्यांग आखिरकार सड़क पर रह रहे लोगों के एक ग्रुप के पास पहुंचता है। वो झूठ का जाल बुनना शुरू करता है, ये क्लेम करते हुए कि वो स्वेल होमलेस एसोसिएशन का एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो एक फेक ऑर्गेनाइजेशन है। वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है। जाम्यांग इन गरीब लोगों के सामने एक लालच रखता है, ये वादा करते हुए कि जो कोई भी ज्वाइन करेगा उसे मंथली गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी। उन्हें बस रजिस्टर करने के लिए अपने आईडी कार्ड सौंपने होंगे और अगले हफ्ते से पैसा आना शुरू हो जाएगा। मजबूर और होमलेस लोग इस जाल में पूरी तरीके से फंस जाते हैं और एक एक करके अपने आइडेंटिफिकेशन के एक मात्र फॉर्म सौंप देते हैं। फिर स्कैमर्स एक बुजुर्ग आदमी के साथ अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन ये बुजुर्ग आदमी उनकी बातों में नहीं आता। जैसे ही वो अपनी पीस शुरू करते हैं, वो रियलाइज कर लेता है कि ये वही नीच लोग हैं जिन्होंने उसे पहले स्कैम किया था। वो चिल्लाने लगता है अपना आईडी वापस मांगते हुए। स्कैमर्स को अपना पर्दाफाश होना अच्छा नहीं लगता और वो उस बुजुर्ग आदमी को बेरहमी से पिटने लगते हैं। साइडों से देख रहे गनवू का मन कर रहा है कि वो बीच में कूद जाए, लेकिन वो जेन उसे रोक लेता है, यह याद दिलाते हुए कि उन्हें अंडरकवर रहना है। हालांकि जब गन्नू उस बुजुर्ग आदमी के सिर पर एक भारी चोट लगते और खून निकलते देखता है तो उसका हीरो कॉम्प्लेक्स जाग जाता है। वो बस वहाँ खड़ा नहीं रह सकता, वो बाहर निकलता है और उस बुजुर्ग आदमी की जान बचाने के लिए स्कैमर्स को पूरी तरीके से ढेर कर देता है। बीच में आने की वजह से वो दोनों अपना कवर पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। जाम्यांग उसके खास रेड कैप की एक झलक पा लेता है जो कि गनवू ने पहनी है और तुरंत भाग जाता है। जब गनवू रियलाइज करता है कि बुजुर्ग आदमी को अर्जेंट मदद की जरूरत है तो वो एम्बुलेंस बुलाता है। फिर युनजू को फोन करके बताता है कि क्या हुआ था। युनजू एकदम गुस्से में पागल हो जाती है। वो फोन पर उस पर चिल्लाती है और गनवू की इस कोशिश के बावजूद कि वो समझा सके कि वो एक आदमी को मरते हुए नहीं देख सकता था, वो बस उस पर फोन काट देती है। वो जिन को उससे वापस कॉल करना पड़ता है और लगभग रहम की भीख मांगनी पड़ती है। आखिरकार वो उन्हें बताती है कि सब खत्म हो गया है और उन्हें वक्त देती है खुद को एक्सप्लेन करने का और आकर माफी मांगने का।